जैव विकास के सिद्धांत। तो जो जैव का विकास होता है यानी जीवों का विकास हुआ, उसके आधार पर कुछ सिद्धांत भी दिए थे, क्योंकि जो जितने भी वैज्ञानिक थे तो उनका अलग अलग एक सिद्धांत था। तो उनमें दो वैज्ञानिक थे, पहले थे लैमार्क और दूसरे थे चार्ल्स डार्विन। लैमार्क और चार्ल्स डार्विन, तो इन्होंने दी थी कुछ थ्योरीज यानी सिद्धांत दिए थे कि इसके आधार पर जो जीव हैं तो उनका विकास हुआ है। तो जो इन्होंने दिए लैमार्क ने, तो वो कहलाता है लैमार्कवाद, और जो डार्विन ने दिए चार्ल्स डार्विन ने, तो वो कहलाता है डार्विनवाद। तो जो लैमार्कवाद है तो उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, प्रकाशित की थी, फिलोसॉफी जूलॉजिक। तो उस किताब में इन्होंने अपनी थ्योरीज के बारे में अच्छे से डिफाइन किया है। लेकिन हम जो इस समय पढ़ रहे हैं यानी जैव विकास, तो जैव विकास के सिद्धांत के आधार पर इनका नाम आता है इसमें। तो इनका पहला सिद्धांत था, जिन बच्चों को समझ में ना हो कमेंट कर दें, और जिन्हें जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ें। लैमार्क का पहला सिद्धांत था जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। सिद्धांत एक, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। पहला सिद्धांत यह था कि कोई जो जितने भी जीव होते हैं तो वो अपने आप की क्या करते हैं, एक वृद्धि करते हैं, अपने आप के बढ़ाते हैं। उनके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं तो वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। और फिर दूसरा था वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव, तो जो वातावरण का प्रभाव है तो इसका मतलब होता है कि जो जीव है जिस वातावरण में रहता है तो उसके हिसाब से उसको अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या करता है। कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो जीव क्या करेगा, अगर जो हम खुद की बात कर लें, वो क्या करेंगे, हम खुद कि हम क्या करेंगे, हम जहां पर भी रहेंगे तो हम खुद को सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे, वहां का जो वातावरण होगा उस वातावरण के अनुसार हम अपने आप को खुद को ढालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम मान लें कि इस समय सीजन चल रहा है गर्मी का, अगर जो यहीं पर खूब ज्यादा गर्मी होने लगी, अत्यधिक गर्मी होने लगी जिसमें हम सरवाइव ना कर सके, तो उसमें क्या करते हैं कि खुद को सरवाइव करने के लिए पंखे का उपयोग करते हैं, एसी, कूलर। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्मी बर्बाद हमें सहन नहीं होती, जिसके कारण हम वातावरण को कूलित करने के लिए यानी वातावरण को ठंड करने के लिए क्या करते हैं, पंखा, एसी, कूलर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सरवाइव करना है। तो उसी लिए जो वातावरण है, तो वातावरण के प्रभाव का ये निकला कि वातावरण का प्रभाव, तो ये थी उनके अनुकूलन की वृद्धि। अनुकूल और प्रतिकूल ये दो परिस्थितियां होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सरवाइव नहीं कर सकते, हमारे हम जिसमें सरवाइव कर सके उसका विपरीत वाला वातावरण हमारे लिए प्रतिकूल होता है। जैसा कि इस समय ठंडी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें और ज्यादा गर्मी हो जाए तो वो हमारे लिए प्रतिकूल होगा, हम उसमें अनुकूल नहीं हैं। अब फिर बात आती है, इनका तीसरा थ्योरी था अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अंगों का उपयोग और अनुपयोग।
उपयोग और अनुपयोग। तो इसके हिसाब से इन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं वो जिस अंग का ज्यादा उपयोग करते हैं वो अंग उनका विकसित होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। बट जो अंग का प्रयोग यानी उसका उपयोग कम करते हैं वो अंग धीरे धीरे कम होता जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और कुछ समय के बाद में वो अंग, वो ऑर्गन ही विलुप्त हो जाता है। ये था इनका तीसरा। क्या कहा कि जो अंगों का उपयोग है तो उस अंगों के उपयोग को अगर जो वो कम कर दें तो वो अंग क्या होते हैं कि वो विलुप्त हो जाते हैं, वो अंग की वृद्धि नहीं होती है, अंगों का उपयोग नहीं होता। लेकिन जो अंगों का उपयोग करते हैं, जिस अंग का उपयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम मान लें कि इस हाथ का उपयोग ज्यादा करें तो इसकी वृद्धि ज्यादा होगी। बट अगर जो हम इस हाथ का प्रयोग ना करें तो ये हाथ कुछ समय के बाद में विलुप्त हो जाएगा। ये था इनका तीसरा थ्योरी। बट चौथा थ्योरी था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। चौथी थ्योरी थी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो वह लक्षण जो हमें वातावरण के प्रभाव से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम मान लें कि किसी देश की वातावरण, वहां की जलवायु बहुत ज्यादा शुष्क और गर्म है तो वहां के लोग कैसे हो जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं तो वो उनकी जेनेटिकल कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वातावरण के प्रभाव से वो मिला है। हमें जो वातावरण के प्रभाव से मिलता है वो होता है उपार्जित लक्षण, बाह्य लक्षण। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हम मान लें कि हम जिस समय, अगर जो हम यहाँ पर इस समय इतनी गर्मी में रह रहे हैं, अगर जो हम वही किसी और ऐसे थोड़ी ठंडी इलाके में चले जाए जैसे जम्मू कश्मीर, तो यहाँ का मौसम कैसा रहता है, हमेशा ठंड बना रहता है ना, यहाँ पर नमी बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर जो लोग होते हैं यानी जीव होता है तो वो थोड़ा साफ हो जाता है। तो क्या हुआ, उपार्जित लक्षण। तो ये हो गया उपार्जित लक्षण। और यही इनका कहना था कि ये वंशागति होते हैं, यानी ये जो लक्षण है ये हम में है तो ये हमारे अगले पीढ़ी में जाएगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ये था इनका कहना। और इन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल ये था कि जो जिराफ है तो वो एशिया में पाए जाते थे, दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में। तो वहां पर पहले क्या था कि वहां के जो मैदान थे उस मैदान में पूरी तरह से हरियाली थी। तो वहां पर जो जिराफ रहता था तो वहां के उस मैदान में, हरी भरी मैदान में घास चरा करते थे और सरवाइव किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहां की जो जलवायु है वो शुष्क हो गई और वहां का जो मैदानी भाग है तो एक रेगिस्तान में बदल गया। और उसी रेगिस्तान में उनको खाने पीने के लिए घास नहीं मिल पाए, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां पर जो बड़े बड़े पौधे थे, पेड़ लगे थे, तो उन पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए जो जिराफ थे
तो वो अपनी अगली टांग, यानी अपनी अगली टांग और जो गटई है, क्या कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, सर, यानी अपनी गर्दन, गर्दन को उचका उचका कर, मतलब ऊंचे बढ़ाकर, थोड़ा ऐसे जो पांव है तो उसको ऐसे उठा उठा कर, थोड़ा छटक छटक कर खाने लगे, उसकी पत्तियों को खाने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी यही प्रकृति, उनकी यही प्रवृत्ति एक बड़े में हो गई। अभी मैंने क्या बताया था कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग, तो ये उस पर चला गया कि इनकी जो ये प्रवृत्ति थी, इनके अगली टांग और गर्दन को उठाकर और उचकाकर खाने वाली पत्तियों की प्रवृत्ति, तो ये अपनी अगली टांगों पर खड़े होकर खाने लगे, उचका उचका कर खाने लगे। तो इनकी अगली टांग क्या हुई कि बड़ी हो गई, और जो गर्दन थी तो वो लंबी हो गई। जब गर्दन लंबी हो गई तो वो सरवाइव करने लगे वहां के जो वातावरण था, तो उसमें क्या करने लगे कि वहां के जो पौधे थे उनकी पत्तियां खाने लगे। तो ये थे उनकी अंगों के उपयोग की बातें। अब बात आती है अनुपयोग की, तो उन्होंने इसका भी एग्जाम्पल दिया कि जो सांप है, सर्प है, तो उसके भी पहले पैर हुआ करते थे, पहले पैर थे, लेकिन वो लंबे होने के कारण उन्हें झाड़ियों में जाने में दिक्कत होने लगी, झाड़ियों में और अपने बिल में जाने में दिक्कत होने लगी। तो इसी कारण वो क्या करने लगे कि वो अपने जो पैर था तो उस पैर का उपयोग करना बंद कर दिया, और वो रेंग रेंग कर जाने लगे, रेंग रेंग कर जाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका जो पैर था वो धीरे धीरे अनुपयुक्त हो गया, उसका कोई उपयोग नहीं रहा, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उनका पैर विलुप्त हो गया। तो ये थी डार्विन की, सॉरी लैमार्क की थी, लैमार्कवाद इसे हम कहते हैं। लैमार्कवाद, तो ये थी इनकी थ्योरी। लेकिन जब यहां पर इनकी इतनी थ्योरी दी तो कुछ वैज्ञानिकों ने इनसे मानने के लिए इनकार कर दिया, इसे मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात क्या थी इनकी कि सबसे ज्यादा बात हुई यहां पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति में, क्योंकि जो उपार्जित लक्षण है तो वो हमें बाह्य रूप से मिलते हैं, तो इसका ज्यादा विरोध किया गया। इसलिए क्योंकि इसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इनका कहना था कि जो हमें लक्षण बाह्य रूप से मिलते हैं वो वंशागति होते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका विरोध किया, उनका नाम था बीजमान। तो उन्होंने बताया कि अगर जो ऐसी बात है तो पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं हो सकता, और एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं होता, और एक पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, क्योंकि ये उपार्जित लक्षण है ना, ये उन्होंने कोई इनके जेनेटिकल कैरेक्टर नहीं है, जस्ट एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इनको किस तरह से मिले हैं। जैसे आज हम हैं, आज हम यहाँ पर आपको टीचिंग करा रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी अगली जनरेशन कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो मेरी तरह टीचर ही बनेगी। ठीक समझ में आ रहा है ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैंने क्या कहा कि हमारी अगली जनरेशन है, आप खुद की भी बात कर सकते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट करें कि आप अपने जिंदगी में कुछ क्या बनना चाहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, कुछ भी, टीचर। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आपकी अगली जनरेशन भी वही बनना चाहे। आप टीचर हैं तो आपकी अगली जनरेशन इंजीनियर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, पुलिस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
बट कोई जरूरी नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मेरी अगली जनरेशन टीचर ही होगी। एक लोहार है तो वो क्या करता है कि उसकी जो हथौड़े को पीटते पीटते उसके हाथ के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, बट उसके लड़के की मसल्स हार्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो लैमार्क थे तो लैमार्क के अनुसार उसका ये सब होना जरूरी था, कंपलसरी था, बट ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए इसे फेल बता दिया गया। और इन्होंने क्या कहा कि वंशागत भी होती है, तो उन्होंने क्या किया कि 20 साल तक, सुन्नर नामक वैज्ञानिक ने 20 साल तक चूहे की पूंछ को काटा था, चूहे की पूंछ को काटा था कि ये अगली जनरेशन में जाता है कि नहीं जाता है, बट ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं गया, तो इसलिए ये हो गए फेल। अब बात करते हैं कि डार्विनवाद की। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। डार्विनवाद डार्विनवाद तक पहुंचने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अलैंगिक जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है। नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 फूल वाले पुष्प, और नंबर 3 जोक, या फिर नंबर 4 बैक्टीरिया। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डार्विनवाद। डार्विनवाद डार्विनवाद का पहला थ्योरी था जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। पहली थ्योरी ये थी। तो उनका कहना था कि जितने भी जीव हैं तो वो अपने आप के जो संतान को उत्पन्न करते हैं तो उनमें एक प्रचुर क्षमता होती है, किसी में ना तो ज्यादा होती है ना तो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम मेढक को मान लें कि एक मेढक होता है जो हजारों अंडे रिलीज करता है, बट कितने जीव बनते हैं उसके, कितने बच्चे रह जाते हैं? जितने रह जाते हैं, कुछ तो क्या करता है कि उसे पता है कि हमारे कुछ अंडे मछलियां खा लेंगी, कुछ सांप खा लेंगे, कुछ और ऐसे जानवर खा लेंगे, तो उसमें बचते बचते 2-4 अंडे बच जाएंगे। तो वो जो 2-4 अंडे बच जाएंगे तो उनमें से जो जीव निकलेगा तो उनमें से भी कुछ को उनसे छोटी मछलियां खा लेंगी उन बच्चों को,
जिसके कारण एक या एक दो बच्चे बच जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारी अगली जनरेशन। तो ये थी प्रचुर क्षमता। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर बात करते हैं, दूसरी थ्योरी थी जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष, क्योंकि जो हर एक जीव होता है तो वो अपने जीवन में संघर्ष करता है, कुछ पाने के लिए वो कुछ संघर्ष करता है। जैसे अगर जो वो जीव यहाँ पर उत्पन्न हुआ तो खाने के लिए, रहने के लिए संघर्ष करेगा। अगर जो वो इसमें सफल हो जाता है, इस संघर्ष में, अगर जो इसमें संघर्ष में वो सफल हो जाता है तो वो जीव रहेगा। और वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी संघर्ष करता है। जैसे आपको बता दें कि पहला नंबर है भोजन के लिए, दूसरा नंबर रहने के लिए यानी आवास का, और फिर तीसरा नंबर है फालतू के लिए है, समझ लो शक्ति के लिए, और फिर चौथा नंबर अपनी जोड़ी के लिए। तो इन चारों के लिए वो संघर्ष करता है। भोजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और आवास उसको रहने के लिए भी, और शक्ति के लिए एक समझ लो एक तरह का ही फालतू का है, क्योंकि वो अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए सब करते हैं। पर ये चौथा है जो जोड़ी, यानी वो समझ लो एक अपनी पत्नी के लिए करता है, उसको भी एक जोड़ा चाहिए ना अपनी पत्नी, जीवन साथी बनाने के लिए। तो इसके लिए भी उसे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। जब वो इन सभी के संघर्ष में पास हो जाता है, तब वो फिर एक समझ लो एक जिंदगी पाता है। तो ये थे इनकी दो थ्योरी। अभी और भी इन्होंने कुछ थ्योरीज दिए थे लैमार्क के ही आधार पर। तो इनकी फिर अगली थ्योरी आती है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता। तो जो योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, तो जो योग्य होगा, तो जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। योग्य रहने का मतलब होता है कि वो जीवन संघर्ष में और संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता में, इन सभी से वो पास हो। अब जीवन संघर्ष में जो पास हो जाएगा वो योग्य होगा ही, और जो योग्य होगा वो उत्तर का तो जीविता होगा ही, वो जीवित रहेगा। ठीक, तो ये हो गई योग्यतम की उत्तरजीविता। अब फिर बात आती है प्राकृतिक वर्ण की। तो फिर बात कर रहे हैं कि अब हम प्राकृतिक वर्ण या चयन की। चौथी थ्योरी थी प्राकृतिक वर्ण। नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें क्या आता है प्राकृतिक वर्ण में, तो जो योग्य होगा उसे प्रकृति सिलेक्ट कर ही लेगी। क्यों सिलेक्ट कर लेगी? क्योंकि वो हर चीज में पास है। उसे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हर एक पड़ाव वो पार कर चुका है। अब जब वो हर चीजें पार कर चुका है तो उसे ही प्रकृति चयन करेगी कि ये हमारे लिए सर्वाइवल है, ये हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है, तो इसलिए उसे वो सिलेक्ट कर लेगी। ये था इनका प्राकृतिक वर्ण। तो इन्होंने डार्विनवाद थे, तो चार्ल्स डार्विन ने था, तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का विकास नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो यहां पर इनकी खत्म हुई थ्योरीज, और इन्हीं से शुरू होता है विभिन्नताएं और संतानों की जो अगली इनकी पीढ़ी होती है। तो विभिन्नताएं तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो जिन्हें ये ना समझ में आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इनकी आपस में आलोचना कर लेते हैं, डार्विनवाद और लैमार्कवाद की। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सभी बच्चे कॉपी लेंगे और उस कॉपी में कुछ इस तरह से लाइन लिख देंगे, डार्विनवाद, और यहां से एक लंबी लाइन इसे सीधे खींच देंगे, और इधर लिखेंगे लैमार्कवाद। डार्विनवाद और लैमार्कवाद। यहां पर लैमार्क थे, शुरू करते हैं लैमार्क से। तो लैमार्क ने क्या कहा था कि जो जिराफ है, तो जो जिराफ है तो उन्होंने क्या किया था कि वो अपनी अगली टांग और गर्दन को ज्यादा उचका कर, हमें बोल रहा हूं बच्चे साथ में लिखते भी रहेंगे, क्योंकि मैं यहां पर अगर जो लिखना चालू करूंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग खुद लिखें कि जो जीव है तो जिराफ है, तो वो अपनी अगली टांग और गर्दन को उचका कर पेड़ की पत्तियां खाने लगे थे, जिसके कारण उनकी यही प्रवृत्ति उनकी एक लक्षण बन गई, जो उनके अगले लक्षण यानी अगली पीढ़ी में वंशागत हो गई। और डार्विन का क्या कहना था, वो कह रहे थे कि उस समय दोनों तरह के जिराफ उपस्थित थे, छोटे कद के और बड़े भी कद के। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जब वहां की जलवायु शुष्क हो गई, वातावरण सब सूख गए, रेगिस्तानी हो गई, वहां की सारी घास फूस सब सूख गई, तो वहां के जो छोटे कद के थे जिराफ वो वहां पर सरवाइव ना कर सके और वो वहीं पर नष्ट हो गए। लेकिन जो बड़े कद का था जिराफ, वो अपने योग्यता की उत्तरजीविता में सफल रहा और वो वहां पर पत्तियां खाने लगे, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर गए। तो इस तरह की थी उनकी थ्योरीज। और लैमार्कवाद का कहना था, लैमार्कवाद में दूसरा नंबर कहना था कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनकी वंशागति होती है। और डार्विनवाद का कहना था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, सिर्फ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो कोई पहलवान है तो पहलवान का बेटा पहलवान ही होना चाहिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होना चाहिए। तो इस तरह से इनसे पूछी जाती है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम आगे बात करेंगे। मैं आपको आगे अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो जीव हैं तो उनका कुछ वर्गीकरण भी किया जा चुका है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जय हिंद।